नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विल की कि विल बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो क्योंकि दोस्तों हर जगह हमें एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमारे राइट मेंटर भी होते हैं और हमें हर मोड़ पर सही गाइड करते हैं, जिससे हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हम एक्चुअल में एंजॉय कर पाते हैं जो चीजें हमारी होती हैं। खेमका साहब, आपका एक बार फिर से आज स्वागत है। हमने नमस्कार जी सर। तो खेमका साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप हमारे दर्शकों को विल के बारे में बताएं कि विल प्रिपेयर करते वक्त हमें किन किन सावधानियों बातों का ध्यान रखना पड़ता है या किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप प्लीज बताएं आज हमारे दर्शकों को। धन्यवाद संजीव जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारा ये तीसरा सीरीज में तीसरा एपिसोड है और जैसा कि हमने इस टोटल सक्सेशन प्लानिंग को या स्टेट प्लानिंग के विषय को 3 सत्रों में एक ओवरव्यू देने की, मैं कंप्लीट तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये हर एक के व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और जब हम अपनी जो वेल्थ हमने इकट्ठी की है उस वेल्थ को हम अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने बेनिफिशियरी को, अपने लीगल हेयर को कैसे दें और जो हम पे डिपेंडेंट है उनको भी कैसे ख्याल रखा जाए, ये सारे विषय इस सक्सेशन लॉस के थ्रू हम एड्रेस करते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को और हम उन सब बेनिफिशियरीज को हमने जो एक्यूमुलेट किया है एक अच्छा बेनिफिट उनको मिलता रहे। तो जैसा कि विल प्रैक्टिकली विल क्या है, जैसे हमने पहले भी बताया, या तो जो सक्सेशन है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर ऑफ एसेट है, या तो विल के माध्यम से हो सकती है। और अगर आप विल नहीं लिखते तो अगर आपके पर्सनल लॉ के हिसाब से हो सकती है। और इन द केस ऑफ हिंदू, जब मैं पर्सनल लॉ की बात करता हूं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से आपकी मेल के केस में अलग और फीमेल के केस में अलग लीगल हेयर डिसाइड होते हैं और उनको आपकी वेल्थ इक्वली जाती है या एक प्रोपोर्शनेट में जाती है जो वहां पर दिया है, जिसकी हमने पिछले सत्रों में चर्चा भी की। तो संजीव जी, मैं इस माध्यम से ये आपके इस एपिसोड से ये बताना चाहता हूं, विल लिखते समय सबसे पहला जो आदमी की इच्छा, जैसे विल अपने आप में एक वर्ड है, वो एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन किस चीज का? कि आपकी विल, आपकी इच्छा क्या है और किस बारे में, कि आपकी प्रॉपर्टी कैसे किन लोगों को जाए और कितनी कितनी जाए और किस समय कैसे जाए, और अगर कोई किस लोगों का कैसे देखरेख हो और आपकी भी कैसे देखरेख हो, ये सारा उस विल में लिखा जाता है। और विल आपकी डेथ के बाद ऑपरेशनल होती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी आपकी डेथ के बाद, उसमें जो लिखा है आपकी एसेट के बारे में, वो आपकी डेथ के बाद उन बेनिफिशियरीज को जो विल में आप लिखेंगे दी जाती है। तो विल प्रैक्टिकली एक एग्रीमेंट नहीं है किसी दो व्यक्तियों के बीच में। विल एक डिक्लेरेशन है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के फेवर में कि आपकी एसेट जो जो है, आपकी संपत्ति चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, चल या अचल संपत्ति जो भी है, जिसमें मकान से लेकर एफडी से लेकर बैंक बैलेंस से लेकर शेयर से लेकर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, लॉकर, सब चीजों की जानकारी जिसमें आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले मैं हर एक व्यक्ति को यह कहना चाहूंगा, विल कौन लिख सकता है? विल हर वो व्यक्ति जो माइनर नहीं है विल लिख सकता है किसी भी टाइम अपनी अपनी वेल्थ की, और लेकिन उसको साउंड माइंड का होना चाहिए और बीमार भी नहीं होना चाहिए, सीरियस बीमारी भी। और कोई किसी क्वेश्चन में उसको विल को नहीं लिखा जाना चाहिए, किसी क्वेश्चन में मतलब दबाव में, धमकी में, इस तरह के जो थ्रेट में, इस तरह की चीजों में वो विल लिखी हुई इनवैलिड करार दी जाए। तो सिंपल बात है, जो व्यक्ति अपनी होशो हवास में, आप सीधे शब्दों में समझिए, जब वो अपने होशो हवास में पूरे हैं तो अपनी
विल लिख सकता है अपनी एसेट की कि किन लोगों में जाए। तो सबसे पहले विल लिखने से पहले व्यक्ति को उस विल के लिए अपनी जितनी भी एसेट है उसकी एक डिटेल लिख लेना चाहिए, और वो डिटेल सारी की सारी उस विल का पार्ट बनेगी, उसकी डिटेलिंग पूरा, जिससे कि कोई एम्बिग्युटी, कोई उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए और कोई अनक्लियर चीज नहीं रहनी चाहिए। तो कोई भी अगर एफडी है उसका बैंक अकाउंट का नंबर या एफडी का नंबर या जैसे भी, तो वो सारी की सारी चीजें डिटेल से, नंबर से, क्लैरिटी के साथ उसके अंदर आनी चाहिए कि मेरी ये सारी एसेट है, सबसे पहले। दूसरी बात कि आपको उसके बाद उसके अंदर क्या क्या आपकी लीगल हेयर, एज पर जो भी आपके पर्सनल लॉ हैं, कि लीगल हेयर कौन है उसका खुलासा आपको करना चाहिए, और आपको बताना चाहिए कि हम ये जो लीगल हेयर मेरे बन रहे हैं वो मेरे लीगल हेयर एज पर हिंदू सक्सेशन है। और अगर आप उन लीगल हेयर के अलावा किसी को बेनिफिट दे रहे हैं कि अपने, सपोज आपके इवन भाई बहनी है, या आपका कोई सर्वेंट है, या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप कोई बेनिफिट देते हैं या देना चाहते हैं, आपका कोई टीचर है या आपका कोई गाइड है या आपका कोई कोच है, बहुत सारे लोग ऐसे कई बार होते हैं जिनको आप ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, तो ये उस विल के माध्यम से आप उन दो लोगों का को भी देख रेख कर सकते हैं। इसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हो सकता है कई बार आप किसी लीगल हेयर को कुछ नहीं देना चाहते, उस लीगल हेयर को पहले दे दिया, एक सिचुएशन ये हो सकती है। उस लीगल हेयर के पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, उसने आपसे अब संबंधी नहीं रख रखे, तो बहुत सारी सिचुएशंस आ सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, सबसे पहले टोटल जितने भी लीगल हेयर है उसका खुलासा, उन लीगल हेयर के अलावा कौन आप किनको बेनिफिशियरी बनाते हो उसका खुलासा, और जिस अगर लीगल हेयर को, खास तौर से लीगल हेयर को कुछ नहीं देना चाहते या कम या ज्यादा देना चाहते हो तो उसका रीजनिंग, उसकी रीजनिंग भी दिखे। कई बार डिस्प्यूट अदरवाइज यही होते हैं कि ये कम ज्यादा दिया, कोई उसमें लीगलिटी क्रिएट करता है, कोर्ट में चला जाता है, उसको चैलेंज करता है, तो उसको चैलेंज ना हो। फिर बेनिफिशियरी को, तो उस बेनिफिशियरी की भी क्लियर कि उस बेनिफिशियरी को आप क्यों देना चाहते हैं, क्या उसके रीजन है, क्या कारण है, अगर उसका भी एलोबरेशन हो जाए तो हमेशा वो अच्छा रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर विल नहीं लिखते, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि विल के फायदे क्या हैं। अगर आप विल नहीं लिखते तो जो ये बेनिफिशियरी हैं जिनका अदर देन लीगल हेयर, अगर आपने विल नहीं लिखी तो अगर आपके लीगल हेयर नहीं चाहेंगे तो उन बेनिफिशियरी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी डिफरेंस अगर कोई बिल लिखने में और नहीं लिखने में, या आप किसी लीगल हेयर को नहीं देना चाहेंगे तो उस बिना विल लिखे ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, और किसी को आप कम ज्यादा देना चाहते हैं लीगल हेयर में भी, तो वो भी अगर विल नहीं लिखते तो आप नहीं कर पाएंगे, अगर सीधा पर्सनल लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू के केस में जाते हैं। तो और मैं हिंदू, मैंने बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करता हूं तो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, ये सारे हिंदू में कवर होते हैं। ये बहुत सारे लोग विल को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने मोटे तौर पे जो कंटेंट है, ये सारी चीजें तो बहुत आपको, एक ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, जितनी सिंपल ढंग से ये बात हो रही है इतना सिंपल नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग में आपके जो कंसल्टेंट हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट हैं, वो एक लंबा प्रोसेस करते हैं, आपकी एसेट क्लास को समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास कहाँ पर है, फिर इस विल में वही एसेट क्लास लिखी जाएगी जिसकी ओनरशिप आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मिसिस की भी एसेट जो उनके नाम में है वो इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और अनट्रांसफर्ड चीज जो आपके नाम में ही नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, तो वह भी नहीं डाल सकते। और मैं इसमें और एक बात जरूर कहना चाहूंगा
खाली इसमें एसेट ही नहीं, विल लिखते समय अपनी लाइबिलिटीज, अपनी ऑब्लिगेशंस, अगर कोई है, आपने कोई बैंक का लोन ले रखा है और आपने कोई मकान ले रख पे के अगेंस्ट लोन ले रखा है, तो आप लिखें कि अगर ये मकान मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं तो इसकी लोन को चुकाने की जिम्मेवारी भी इस व्यक्ति की है या किसकी है। ठीक है, आपने कोई बैंक से अदरवाइज कोई लोन ले रखा है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले रखा है, राइट, और अन्य कोई कारण हो सकते हैं, तो आपको ये क्लैरिटी के साथ कहना पड़ेगा उसमें बिल में कि एसेट के जो मेरी लाइबिलिटीज भी है वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किन किन लोगों के बीच में होगी, किसकी क्या जिम्मेवारी रहने वाली है उसमें। तो और एसेट जब की बात करते हैं तो उसके अंदर खाली यही चीजें नहीं, आपका हो सकता है कोई किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अनलिस्टेड शेयर हो, लिस्टेड शेयर भी हो, राइट, किसी पार्टनरशिप में आपका शेयर हो, किसी एचयूएफ में आपकी एचयूएफ बनी है उसमें आपका शेयर हो, तो ऐसे एलएलपी हो, किसी ऐसे अन्य अनेक चीजें हो सकती है आपके पास। आपको विल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहिए कि प्रॉपर्टी है तो उसमें वो कैसे, अगर सपोज एक ही मकान है कई बार, या एक कोई पेंटिंग है बहुत बड़ी जो कई करोड़ की है, तो वो पेंटिंग बिकेगी या किसके पास जाएगी, कौन उसकी ओनरशिप करेगा, और बेचेगा भी तो कौन बेचेगा, कई बार ये भी डिस्प्यूट होता है, बेचेगा तो कौन, किसके जिम्मेवारी है वो बेचने की, किसके पास अथॉरिटी रहने वाली है वो बेचने की, और जो वो फैसला लेगा वो सबको मान्य होगा। तो या आप ग्रुप भी बना सकते हैं, या आप एग्ज विल के में केस में तो एक चीज और ध्यान रखना कि विल लिखते समय एक एग्जीक्यूटर कि वो प्रॉपर्टी जो उस विल में लिखी हुई है बेनिफिशियरीज को कैसे ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर करेगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। तो कोई आप एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, किसी प्रोफेशनल को भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, या बेनिफिशियरी के माध्यम से भी के बीच में से भी किसी को आप एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। और इसके बाद दो विटनेस का होना बहुत जरूरी है, और दो विटनेस और टेस्टेटर, जो विल लिखता है उसे हम कहते हैं टेस्टेटर। तो जो विल लिख रहा है और जो दो विटनेस हैं, तीनों एक साथ जब विल आप बना ले, कागज उसका तैयार कर लें, तो तीनों लोग एक साथ बैठे और तीनों लोग एक साथ साइन करें, और हो सके तो उसकी वीडियोग्राफी भी कर ले, और कोशिश करें कि आपको कि इसमें किसी एक डॉक्टर को जो ये प्रूफ भी साथ में करे कि आप साउंड माइंड के, या किसी एडवोकेट को, या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ऐसे व्यक्ति को भी आप विटनेस रख सकते हैं। लोग हेसिटेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर के केस में भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के केस में उसको क्या रेमुनरेशन एग्जीक्यूटर को मिलेगी, चाहे बेनिफिशियरी है चाहे बेनिफिशियरी नहीं है, और आपने किसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया है, क्योंकि तभी व्यक्ति समय लगाएगा, तभी झंझटों में पड़ेगा, तभी टाइम अपना देगा। ठीक है, तो ऑन द डेथ, जिस दिन डेथ हो जाती है, ये समझ लीजिए वो विल ऑपरेशनल हो जाती है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, तो जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती तो वो उन लोगों के हाथ में जाती नहीं जाती, वो डेथ के हो सकता है 6 महीने में, साल में, 15 दिन में वो चीजें ट्रांसफर हों, उसमें एक टाइम लगेगा, लेकिन ओनरशिप प्रैक्टिकली मान लिया जाता है कि ऑन द डेथ ही जो दूसरे लोग हैं, जो लीगल हेयर हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जो विल में लिखा गया है जिसको कैसे किसको प्रॉपर्टी हो, उस दिन से ही उसकी ओनरशिप हो सकती है। तो विल लिखने से पहले जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी ओनरशिप जो विल लिख रहा है उसके पास है या नहीं है, ये भी आप श्योर कर ले। अगर आपके पास कोई ओनरशिप है ही नहीं तो वो विल का पार्ट नहीं हो सकते, और आपने ऐसा कोई कर दिया तो दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज कर सकता है कि ये एसेट ही नहीं है, तो ये विल प्रैक्टिकली गलत बनी है, या किसी ने ऐसे ही बना दी है, फेक बनी है, 3600 तरह के। तो बहुत सारे बारीकियों का, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि आपस में बेनिफिशियरी या लीगल हेयर, कुछ भी, कोई भी कह लीजिए, एक दूसरे को, अगर किसी को कोई डिस्प्यूट होते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो एक दूसरे को के ऊपर केस डाल देते हैं और इस विल को चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना होता है कि आपने अगर विल लिखी है तो विल को
आप रजिस्टर्ड करवाएं। वैसे अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु विल को रजिस्ट्रार करवा दे तो एक उसकी लीगैलिटी सेंसिटी और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। और विल प्लेन पेपर पे लिखी जा सकती है, उसमें कोई कहीं बार नहीं है। विल एक आपकी डिक्लेरेशन है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। और आपको रजिस्टर्ड करवाने में भी, दिल्ली में आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो बहुत नॉमिनल फीस में आप अपॉइंटमेंट लीजिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और विटनेस को भी, और जो टेस्टेटर है उसको भी, सबको वहां पर जाना पड़ता है। किसी अच्छे काउंसिल को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी भी प्रोफेशनल को आप अपॉइंट करके वो आपके प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। तो मेरा ये मानना है, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ही टेक्निकल बारीकी का सब्जेक्ट है। एक एक शब्द आपकी विल का क्लैरिटी के साथ लिखा होना चाहिए, लीगैलिटी के साथ लिखा होना चाहिए, जिससे कि कोई एम्बिग्युइटी ना रहे। और आपके आने वाली जनरेशन को, जो बेनिफिशियरी है, जिनको आप अपनी वेल्थ को देना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन की जगह कोई हर्डल क्रिएट ना हो, कोई डिफिकल्टीज क्रिएट ना हो। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देके अच्छे प्रोफेशनल को एंगेज करके, मेरे ख्याल इस काम को एक प्रोसेस के साथ करना चाहिए, और एक ड्यू प्रोसेस इसके लिए अपनाना चाहिए। जी भाई साहब। आप हाँ जी सर। आप एसेट को देने के लिए, मैं क्योंकि आज विल सब्जेक्ट है तो उसी पे बोल रहा हूं। नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया, आप विल नहीं लिखते, कुछ भी नहीं करते, तो इनहेरिटेंस लॉज में चले जाएंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट में। आप टेस्टमेंट्री में जाना चाहते हो तो टेस्टमेंट्री का एक तरीका गिफ्ट भी है, आप गिफ्ट के माध्यम से भी चीजों को दे सकते हैं। ठीक है। तो आप कोई फैमिली ट्रस्ट भी बना सकते हैं, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। आप कोई शेयर होल्डर्स, अगर कोई कंपनी है जिनमें एसेट है, जिनमें आपकी शेयर होल्डिंग है, जो बड़ी कंपनी है जिसमें बिजनेस भी है, उसमें शेयर होल्डर एग्रीमेंट के थ्रू भी आप अपनी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। आप फैमिली सेटलमेंट के माध्यम से भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन फैमिली सेटलमेंट जनरली आपके देखरेख में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, क्योंकि ये इश्यूज है फैमिली सेटलमेंट में। चाहता हूं कि अभी मतलब आपकी एसेट पे फैमिली सेटलमेंट ना हो। फैमिली आप चार्टर भी बना सकते हैं कि कौन कैसे बिहेव करेगा, फैमिली ऑफिस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं, परंतु वो एसेट कितनी है, कहाँ है, क्या डिटेल है, इन सब पे आपको ये सब बात करनी पड़ेगी। और इन सब चीजों को देखना पड़ेगी कि आपकी एसेट क्लास कितनी है, कितना क्या, किस मैग्नीट्यूड की, कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज की, और आप कब किसको क्या देना चाहते हैं। कई कई बार कोई शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करने में ही दिक्कत आती है, कोई परमिशंस की जरूरत पड़ती है, कई बार दूसरे लोग हेसिटेट करते हैं ए को लेने में। आपके कोई लीगल हेयर है, वो ए को लेना चाहते हैं, बी को नहीं लेना चाहते एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सब चीजों को भी, ये बहुत सारे इश्यूज आते हैं कई बार कि आपके दो लड़के हैं, एक लड़के की नेचर अच्छी है तो जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके साथ काम करना चाहते हैं, या दूसरे पार्टनर है वो ए के साथ, ए लड़के के साथ काम करना चाहते हैं, बी लड़के के साथ काम नहीं करना चाहते। तो ये सारी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है जब आप विल लिखते हैं। और बहुत सारी, मैं सिंपल इतना इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इतनी सिंपल चीजें नहीं है। जब एक एक चीज पे जब हम बैठते हैं, जब एक एक चीज पे हम चलते हैं और उसको डिसाइड करते हैं, तो पता लगता है कि कहाँ क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और हम इसमें नॉमिनेशन लॉस को भी उसी तरह से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं कि विल में क्या लिखा है और नॉमिनेशंस कैसे हुए हैं मेरी एसेट के। कई बार अगर आपने कंट्राडिक्ट कर दी कोई नॉमिनेशन किसी के नाम में और आप प्रॉपर्टी किसी के नाम में दे रहे हैं, तो कई बार वो झगड़े या वो दिक्कतें जिसको जानी चाहिए, वो एक दूसरे को हर्डल भी कई बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा, विल एक तरीका है कि जो आपको लग रहा है कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या अनक्लियर चीजें हो सकते हैं, वो विल के माध्यम से आप क्लैरिटी के साथ उन चीजों को लिख सकते हैं। विल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी सारी एसेट क्लास ढंग से उसमें आ जाती है, और साथ में
किसको कैसे जानी है वो भी उसके अंदर आ सकती है। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स को, और अगर आप उसको डिस्कस भी कर लेते हैं अपने लीगल हेयर एंड बेनिफिशियरीज के साथ, हम्म। तो उसकी क्लैरिटी, अगर उनको भी कहीं पार्ट बना पाते हैं, उनके सिग्नेचर लेते हैं, तो वो एक और बेटर वे हो जाता है डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने का। सर जैसे आपने बताया कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है और इसमें छोटी छोटी बातें भी मतलब बहुत बारीकियों से देखनी पड़ती हैं ताकि आगे स्मूथ इसका विल बन सके, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि अचानक किसी के यहाँ पे मौत हो गई या अचानक कोई चला गया और उसने बिल ही तैयार नहीं की, तो ऐसे केस में फिर इतने कॉम्प्लेक्स मैटर का क्या सॉल्यूशन किया जाता फिर तो और कोई सॉल्यूशन आपके पास बचता नहीं है। है? जी। उसका सिंपल सॉल्यूशन, आप पर्सनल लॉ के अंदर जाएंगे जैसे मैंने पहले बताया, जी। और आप जितने भी लीगल हेयर हैं वही सब प्रैक्टिकली होने, और कोई बेनिफिशियरी बनेगा ही नहीं बेनिफिशियरी। ठीक है। जी। परंतु कई बार उस एसेट से, सपोज आपके माता पिता हैं, वो तो लीगल फादर नहीं बनते, मदर आपके लीगल हेयर बनती है मेल के केस में। ठीक है। तो अगर, और लेडीज की डेथ होती है तो उनके सास ससुर लीगल हेयर नहीं बनते हैं। ठीक है। तो अब लेकिन वो डिपेंडेंट है, तो फिर मेंटेनेंस एक्ट में जाना पड़ता है। वो किन के ऊपर मेंटेनेंस से, एसेट से उनका भी कोई गुजारा बसर चल रहा था क्या, वो भी उनकी लाइवलीहुड चल रही थी क्या, कोई ऐसा आपका रिलेटिव है, सपोज आपका भाई ही है जो डिसेबल्ड है या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, और जिसकी प्रॉपर ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही है, तो उसकी भी टेक केयर, वो वो डिफरेंट एक्ट में जाके उसकी टेक केयर वो मांग सकता है फिर। तो ये और भी माइनर के केस हैं, गार्डियन एक्ट है, तो ये सारी चीजें हैं। जब कोई कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने कहा ना आती है, तो हम उसके हिसाब से उसका आंसर ढूंढते हैं। अगर मैं एक एक चीज पे बारीकी से एक एक केस स्टडीज लेंगे तो एक बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। ये हर एक फैमिली का, इसीलिए मैंने कहा ना, हर एक फैमिली एक यूनिक फैमिली है। हर एक की फैमिली की एसेट एक यूनिक एसेट्स क्लास है, और जो उनके लीगल हेयर है, उनकी जरूरतें, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी इच्छाएं, आपकी इच्छाएं, सब एक यूनिक है। उसके हिसाब से इस पूरे प्रोसेस को करना पड़ता है और इसको एक लीगल जामा और पहनाना पड़ता है, जिससे कि डिस्प्यूट मिनिमाइज होके ये दूसरे के हाथों में ट्रांसफर हो। उसके अलग अलग तरीके हैं। आप साइमल्टेनियसली ये भी कर सकते हैं कि बिल भी यूज कर ले, गिफ्ट भी यूज कर ले, फैमिली ट्रस्ट का भी इस्तेमाल कर ले, और साथ में पर्सनल लॉ में भी चले जाएं। ठीक है। ऐसा भी होता है। वो कब कब किस किस सिचुएशन में क्या चीज ऑपरेशनल होगी या क्या चीज करनी चाहिए, वो जब हम बैठते हैं किसी की सक्सेशन प्लानिंग करने के लिए किसी फैमिली के साथ, वो उससे डिस्कशन करते हैं, उसकी एसेट को समझते हैं, उनकी नीड को समझते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं इसके बारे में, या कोई भी प्रोफेशनल उसके बारे में ऐसे उनको गाइड करेगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको, और विल में ये भी लिखना चाहिए कि अगर कोई चीज छूट गई है या बाद में क्रिएट हो रही है, राइट, तो वो विल के माध्यम से सेट होगी या इनहेरिटेंस लॉस के माध्यम से सेट होगी। अगर विल में आप उनको जिक्र नहीं करते तो डेफिनेटली वो इनहेरिटेंस लॉस के माध्यम से, जिसे कहते हैं पर्सनल लॉस ऑफ दैट कम्युनिटी, उसके माध्यम से वो सेट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेट होने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सर मैं समझता हूँ कि कोई भी ये जो अगर हम सब अपनी प्रॉपर्टी को या जो भी हमारी एसेट्स हैं उनको एंजॉय करना चाहते हैं, जब इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो सक्सेसर हैं वो इसको प्रॉपरली एंजॉय कर सके, तो हर चीज की एक प्लानिंग होती है। इसीलिए हमारे इस सीरीज की शुरुआत ही हमारी सक्सेशन प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग से शुरू हुई, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी, टाइमली प्लानिंग होगी, पहले से बिफोर टाइम प्लानिंग होगी, तभी हम उस चीज को ऑनर कर पाएंगे।
क्योंकि अचानक तो कुछ भी हो सकता है, वक्त का किसी को नहीं पता, सुख दुख का कुछ नहीं पता। तो अचानक अगर कुछ आए तो वो सिर्फ मुसीबतें ही आती हैं। और फिर उस वक्त जो भी होता है वो देखना पड़ता है, तकलीफ सहकर सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि सही समय पर सही पर्सन को हायर करें, सही प्रोफेशनल को हायर करें। गूगल पे ना जाएं। गूगल की नॉलेज कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है ये कोई नहीं जानता है। एक्सपीरियंस पर्सन, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं। तो सही टाइम पे आपको एक सही प्रोफेशनल हायर कर लेना चाहिए, ये मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा। सर, इसके अलावा और आप क्या हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे विल के बारे में? कोई ऐसी बात जो रह गई हो, आज हम उसको कवर अप कर लें। सबसे पहले मैं तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप आज अगर विल लिखी और रजिस्टर्ड करवा ली सपोज आपने, तो कल जाके दोबारा नई विल लिख सकते हैं। जी। यू कैन चेंज द विल और रिवोक द विल इवन एज मैनी टाइम एज यू विश हम्म। इन योर लाइफ टाइम, एज मैनी टाइम एज यू विश। सपोज आज आपने एक मकान लिया, अब आप चाहते हो कि मेरे 2 लड़कों में बेटे बचे, उसके बाद आप चाहते हो नहीं ये और किसी में भी बटे, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। या आपने और एक मकान ले लिया, आप कोई और इवेंट हो गया, कोई आपको और फैमिली में ऐड हो गया, कोई और बेनिफिशियरी बन आप ऐड करना चाहते हैं, कोई आप डिलीट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी और विल के माध्यम से देना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी आप इनहेरिटेंस लॉस के माध्यम से जानना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी चाहते हैं जो पहले विल में लिख दी थी कि आज मैं गिफ्ट ही कर देता हूँ, तो कहते हैं मैं बेटे को नहीं देता पोते को देता हूँ, क्योंकि जब तक बेटा अलाइव है इनहेरिटेंस में तो बेटे को ही मिलेगी, फिर पोते को डायरेक्ट नहीं मिलेगी जब तक बेटा है। बेटे का शेयर उसके लीगल हेयर में बटेगा। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो नहीं मैं अपने पोते को देना चाहता हूं, तो फिर आपको विल का माध्यम अपनाना पड़ेगा। फिर आप इनहेरिटेंस में लॉ में जाने में आपको दिक्कत आएगी। जी। तो मैं एक और भी चीज ये बताना चाहता हूं, कई बार हम ये गलती करते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं कि हस्बैंड वाइफ ज्वाइंट विल लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा ऐसी सिचुएशन या ये म्यूचुअल बेनिफिट लिख देते हैं कि मैंने लिख दिया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की, और वाइफ ने लिख दिया मेरे मरने से पहले बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड की। अगर हस्बैंड की डेथ मेरे से पहले हो जाती है तो उसके केस में डिफरेंट हो जाता है कि ये लीगल है। तो ये सारी चीजें बड़ी बारीकी से, मेरा मानना है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी हस्बैंड को सेपरेट विल क्रिएट करनी चाहिए और वाइफ को सेपरेट विल करनी चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में उसकी वैलिडिटी पे चैलेंज आता है। और मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है, प्रैक्टिकली वैलिड नहीं है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ योर एसेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। कई बार हम पैसे बचाने के लिए या हम बिना अंडरस्टैंडिंग के ऐसा काम कर देते हैं, कंट्रोल क्रिएट करने के लिए। तो उस चीज को, क्योंकि जब वाइफ की डेथ होती है, लेडीज की डेथ होती है, इनहेरिटेंस लॉस और लीगल हेयर अलग है, और जब हस्बैंड की डेथ होती है तो कुछ लीगल हेयर और डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट हो। तो विल के माध्यम को दोनों को अलग अलग विल लिखनी चाहिए। म्यूचुअल विल जैसे मैंने कहा, एक दूसरे की, मेरी एसेट आपकी, आपकी एसेट मेरी, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। उसमें बड़ी कई बार दिक्कत आती है। प्रेमदा बिरला का केस हमने देखा, उनके हस्बैंड ने लिखा मेरी डेथ के बाद सारी एसेट मेरी वाइफ की, मेरी वाइफ ने लिखा मेरी एसेट उतनी, फिर उसने अपनी विल को चेंज कर दिया उनकी डेथ के बाद। ठीक है, या मेरी वाइफ मेरी उन्होंने लिखा बिरला जी की तो एसेट उनको मिल गई क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अब उनकी वाइफ की डेथ नहीं हुई तो बिरला जी की भी एसेट आ गई, उनकी भी एसेट है। अब उन्होंने विल को अपनी चेंज कर दिया कि मेरे लीगल हेयर को नहीं, मेरे इनको मिलेगी लोढ़ा जी को, जो केस चल रहा है अभी भी बहुत। तो ये सब चीजें हैं। कई बार हम कंकरेंट क्या है, हमारी एसेट फैली हुई हो सकती है। आज इंडिया में मेरी अलग अलग स्टेट में मेरी एसेट है, कई बार एसेट ये भी होती है कि मेरी इंटरनेशनल एसेट है, उसकी सक्सेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। और उसमें कंकरेंट विल में कहूंगा, कंकरेंट विल का मतलब है साइमल्टेनियसली एक मेन विल
और हर एक एसेट क्लास, सपोज मेरे 4 मकान है, एक महाराष्ट्र में है, एक आपके तमिलनाडु में है और एक वेस्ट बंगाल में है। तो कई जगह क्या होता है, आपको विल को प्रोबेट करवाना पड़ता है। प्रोबेट करवाना मतलब उसको वैलिडेट करवाना पड़ता है कि ये विल जेन्युइन विल है, राइट, वैलिड विल है। तो उसका तीन स्टेट में, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट में आपको प्रोबेट करवाना पड़ता है। दिल्ली में आपको प्रोबेट नहीं कर लेना पड़ता, परंतु क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो कई बार है ना, सब रजिस्ट्रार ट्रांसफर करने से पहले कहता है कि आप प्रोबेट करवा के लाइए विल। कई कह सकते हैं, मतलब कोई डिस्प्यूट, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए कई बार ये सब चीजें, सक्सेशन सर्टिफिकेट और चीजें, ये आप मतलब मांग लेते हैं, आपको इंसिस्ट करते हैं कि लाके दीजिए। तो मेरा यह मानना है कि जितनी भी आप अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए एक मेन बिल बनाएं, उन सारी जो जॉइंट बिल हैं उनका उसमें जिक्र करें अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, जिससे कि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी ना अटके। और लेकिन उसमें उनका सबका जिक्र और सारी एक साथ रजिस्टर्ड हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके सीक्वेंसिंग में दिक्कत आते ही लास्ट विल जो होती है वो प्रिवेल करेगी और वो वैलिड होगी। बाकी अगर उसमें एसेट खाली एक ही लिखी गई है तो वही विल का पार्ट होगी, बाकी एसेट इनहेरिटेंस लॉज में चली जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स, बहुत काफी कॉम्प्लेक्स है। वैसे मैं कंकरेंट विल को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं और मैं उसको ज्यादा वो नहीं करता हूं। तो मेरे हिसाब से मैंने एक एक शब्द, एक एक स्पेलिंग, एक एक लाइन ध्यान रखनी चाहिए। कैसे साइन होना है, किस कहाँ कहाँ कौन साइन करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, कौन उस विल को रखेगा, कैसे मेरे लीगल हेयर को पता लगेगा या बेनिफिशियरी को पता लगेगा मैंने विल राइट की है नहीं की है। ये सारा प्रोसेस आपको ड्यू प्रोसेस, या मेरी बीमारी के केस में जो विल लिख रहा है टेस्टेटर जो है, अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो वो उसके बारे में, उसकी देखभाल के लिए कौन ऑथराइज्ड होगा, वो लिविंग विल उसको हम कहते हैं। तो वो एक कोई बैंक अकाउंट कौन सा कौन ऑपरेट करेगा, ये सारी चीजें हम विल के माध्यम से लिख के रख सकते हैं। मैं विल लिखने के बाद 2-4 साल बाद में अनसाउंड माइंड हो जाता हूँ, या लिखने के लिए काबिल नहीं रहता, या चलने के लिए काबिल नहीं रहता, तो कौन मेरे उन ऑपरेशंस को देख के मेरा इलाज करवाएगा, वो पैसे कैसे वो उसमें से आएंगे, मेरे कौन। तो ये सारी चीजें हम विल के माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने फिर अगेन बता रहा हूँ कि ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन हर एक आदमी को इस थॉट प्रोसेस को टाइमली करना चाहिए। और राइट टाइम वो टाइम है जब आप कर लें, और जितनी जल्दी कर लें, और प्रोसेस को एक रीजनेबल इंटरवल के बाद रिव्यू करते भी रहना चाहिए। 3 साल 5 साल वो इवेंट पे, तो बहुत ठीक है, थोड़ी कॉस्ट है, लेकिन आजकल एसेट वैल्यू भी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए थोड़ी कॉस्ट भी देनी पड़े। आजकल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो इन सब चीजों को टेक केयर करते हैं और आपको गाइडेंस देते हैं समय समय पे, और आपको गाइडेंस लेना है। मेरे ख्याल मेरी तरफ से तो आज जो सेशन में एक प्रिलिमिनरी व्यू थे, मैंने आपको दे दिए हैं, और थ्रू विल बता दिया है। और बाकी तो मैंने कहा था यूनिक प्रॉब्लम हर एक सिचुएशंस की अलग है, वो अलग ढंग से एड्रेस होती है। तो किसी की भी कोई आपके पास क्वेरी हो, उसको हम उस हिसाब से एड्रेस कर सकते हैं। आज नहीं तो फ्यूचर में भी कभी हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद। डेफिनेटली। नहीं सर, बिल्कुल। मैं इस बात में आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि हमने हमारे रिक्वेस्ट करने पे आपने जो ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको एक क्रिस्प मोड में आपने किया। और मैं अपने ऑडियंस की तरफ से भी, ऑडियंस से भी यही कहना चाहूंगा कि हमने ऑलमोस्ट कोशिश किया कि हम हर बेसिक चीज को कवर अप करें, और आप लोगों को काफी इसमें काफी क्लैरिटीज मिली होंगी। इसके बावजूद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि केनका साहब ने बोला कि आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आगे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो जो रह गया हो, या कोई स्पेशल केस में कोई स्पेशल आपका
कोई पॉइंट है जो इस पे कवर अप नहीं होता है और आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पे आकर उसको आप रजिस्टर करें, ताकि हम उस पॉइंट को कंसीडर करें और उसके लिए अलग से एक और एपिसोड प्लान करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते दोस्तों, एक नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ। धन्यवाद।